विजय कुमार बंधु लंबे समय से ओपीएस के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और नेशनल मूवमेंट फॉर ऑल पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब पत्रकार ने उनसे जानना चाहा कि यूपीएस से वो खुश हैं, नाराज हैं या संतुष्ट हैं सरकार की इस स्कीम से या नहीं, तो जानिए विजय कुमार बंधु जी ने क्या कहा। मैं बताऊं, क्योंकि एक कमेटी बनाई गई थी और लोगों का बड़ा इंतजार था कि वो कमेटी आएगी, फिर हम लोग उसको देखेंगे, उस पर फिर डिस्कस होगा और उसके बाद फिर हम लोग उस पर कुछ अपना मत दे पाएंगे। लेकिन न कमेटी कोई रिपोर्ट आई और ना ही उस पर कोई संवाद किसी से किया गया। अचानक एनपीएस के बजाय यूपीएस ला दिया गया, जबकि हम लोग की मांग की ओपीएस की मांग है और आप तो उसकी गवाह हैं। 1 अक्टूबर की जब 2023 में दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली हुई, भारत ही नहीं पूरी ट्रेड यूनियन के इतिहास का सबसे बड़ी रैली थी। हम सबको बड़ी उम्मीदें थी प्रधानमंत्री जी से कि ओपीएस लागू करेंगे। और मैं आपको बताऊं, यूपीएस लागू होने से तो लोगों के अंदर ये चर्चा हो रही है कि आसमान से उतरे और खजूर पर लटके, ये स्थिति हो गई। ना हम आसमान पे हैं ना धरती पे हैं, ना हम एनपीएस में रह गए ना ओपीएस में आ पाए। तो जो एनपीएस का कर्मचारी है, जिसको मैं नेतृत्व करता हूं पूरे देश का, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, एक भी एनपीएस कर्मचारी इस यूपीएस से खुश नहीं है, एक भी। मैंने कल रेलवे के तमाम साथियों के साथ मीटिंग भी किया, हमने कि हमने आपको बताया आप क्या आप खुश हैं या नहीं है। आदमी यूपीएस के पास नहीं आया, एक भी नहीं खुश है, बल्कि यहां तक लोग नाराज हैं कि ये तो एनपीएस भी खराब कर दी गई है। जब विजय जी से पूछा गया कि आप खजूर में लटकने वाली बात क्यों कर रहे हैं, तो जानिए इस पर विजय कुमार बंधु जी ने क्या कहा। इसलिए कह रहे हैं कि एनपीएस की जो व्यवस्था थी वो किसी तरह से न्याय संगत नहीं थी और इसीलिए इतना बड़ा आंदोलन और इतना बड़ा विरोध उसका हो रहा था। फिर सरकार ने अभी यूपीएस पे चर्चा कर दिया। यूपीएस क्या है मैं बताऊं, एनपीएस का एक नया नाम दे दिया गया है और उसमें कोई बदलाव नहीं है। एनएसडीएल काम करेगा, पीएफआरडीए बिल के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलेंगी। हमारा 10% कटेगा, उस 10% का एनपीएस में पैसा वापस आ जाता था, इसका तो वापस भी नहीं कर रहे हैं। उसके बदले करें 6 महीने की आपको हम इकट्ठा दे देंगे। जिस आदमी का पैसा कटा हो 12 लाख 15 लाख और बाद में किसी व्यक्ति की सैलरी 1 लाख है तो 6 महीने के 6 लाख आप दे देंगे, 15 लाख रुपए उसको आप रख लेंगे। तो ये न्याय संगत नहीं। हमारी फुल पेंशन हुआ करती थी ओपीएस में 20 साल में, आपने उसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया 25 साल। अब 25 साल जिसकी सर्विस होगी वो फुल पेंशन में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तीसरी जो चीज है कि आपने कहा कि हम इसमें व्यवस्था करेंगे कि एक न्यूनतम पेंशन आ जाएगी। ठीक है, आपने कोशिश किया न्यूनतम पेंशन की, लेकिन जो 10 साल की सर्विस होगी उसको 10 साल आपने निश्चित किया और जिसकी 24 साल 11 महीने होगी तो फुल पेंशन में 1 महीने रह गया उसका, उसको नहीं आप देंगे। तीसरी जो समस्या है अर्धसैनिक बलों की जो लेंथ ऑफ सर्विस होती है 20 साल होती है। इसका मतलब इस व्यवस्था से अर्धसैनिक बल हमेशा लेके बाहर हो गया, क्योंकि उसकी 25 साल होनी नहीं है और होनी नहीं तो मिलनी नहीं। तो इस तरह से इसमें विसंगतियां हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात इसमें कही गई है कि हमने अपना मद बढ़ा दिया, 14 से 18, 18.5 कर दिया गया। जी। हम ये कह रहे हैं कि आप एक, मैं आंकड़ा दे रहा हूं, हो सकता मैं उस पर बहुत ना हूं, लेकिन मैं आपके लिए, सबके लिए, मीडिया के लिए, क्योंकि जानना जरूरी, आज तक एक बड़ा चैनल, उस पर चीजें जानी चाहिए। आप अगर एक व्यक्ति जो चपरासी होते उसकी 30,000 तनख्वाह होती, इसका मतलब 10% उसका 3,000 कटेगा। कोई 1 लाख इनकम पा रहा है, 1 लाख वेतन पा रहा है तो उसका 10,000 10% के हिसाब से कटेगा। कोई 2 लाख तनख्वाह ले रहा, आईएएस है या वो बड़े पदाधिकारी हैं जो पदों पे है, उनका 20,000 कटेगा। एवरेज में मान ले 10,000 रुपए पर कर्मचारी अपना कटवाएगा और अब आपके अनुसार 18.5% आप कटवाएंगे। कल्पना करिए, एक निकालें, 18,000 रुपए सरकार देगी और 14,000 रुपए हम देंगे। 1 करोड़ एनपीएस में कर्मचारी है, अगर 14,000 को हम मल्टीप्लाई करें 1 करोड़ से तो 1 महीने का मत कितना बड़ा है। सरकारी पैसा, सरकार का पैसा, सरकारी कर्मचारियों का पैसा, ये प्राइवेट सेक्टर में आप क्यों तुले हुए हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि ओपीएस जैसी यूपीएस है, तो जैसी है तो फिर आपको दिक्कत क्या है, ओपीएस में क्या दिक्कत है। फिर आप ओपीएस की डिमांड हो रही है, ओपीएस आप लागू कर दीजिए, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। एक नया पेच और दे दिया गया कि इसी में कर्मचारी उलझा रहे। 20 साल से जिस योजना की
बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी तारीफें, बड़ी बड़ी चीजें कही गई हैं, अचानक वो खराब हो गई और यूपीएस ला दिया। 5 महीने, 6 महीने, साल भर बाद में आप इसको भी बदल देंगे। तो वो जो 20 साल 45 साल कर्मचारी काम करेगा उसका भविष्य क्या होगा? वो कहाँ झूलता रहेगा, किधर झूलता रहेगा, ये सवाल है। और इसकी चर्चा मैं जी। अकेले नहीं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं ओपिनियन बता रहा हूं। जब से यूपीएस के बारे में घोषणा हुई है, कर्मचारियों के बीच में गई है, कर्मचारियों में ज्यादा आक्रोश आया है कि ये सरकार हमारी मांग पूर्ण मान करके ऊपर से और ऊपर से थोप रही। जब विजय जी से पूछा गया कि यूपीएस से जो खुश हैं वो कह रहे हैं कि एश्योर्ड पेंशन है इसमें, और तमाम तरह के बिंदु गिनवा कर कह रहे हैं कि एनपीएस से ज्यादा मिलेगा यूपीएस में अर्थात यूनिफाइड पेंशन में, तो क्या आप एक एक करके 2-3 बिंदुओं में आज समझा सकते हैं कि सरकार ने इस बार क्या प्रावधान किए हैं यूपीएस में और पहले क्या प्रावधान थे और आपका विरोध क्या है? तो जानिए विजय कुमार बंधु जी ने क्या कहा। जी जी, पहली बात तो जो लोग स्वागत कर रहे हैं, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी साथ कर रहा हूं, सब के सब ओपीएस ले रहे हैं। ओपीएस लेने वाला ही एनपीएस की तारीफ कर रहा है, यूपीएस की तारीफ, एनपीएस का एक आदमी यूपीएस की तारीफ नहीं कर रहा है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी साथ कर रहा हूं। दूसरी बात, इसमें सबसे ज्यादा जो बात कही गई है कि लास्ट सैलरी का बेसिक का 50% दिया जाएगा। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, पुरानी पेंशन में भी यही बात थी। लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि हम लास्ट सैलरी का नहीं, हम पूरे साल भर का लास्ट, उसके साल भर का औसत निकालेंगे, औसत के बाद उसका बेसिक निकालेंगे, बेसिक के बाद हम उसकी पेंशन देंगे। अगर हम ओपीएस से तुलना करें तो ये तो सीधा सीधा चीटिंग। आप जो है साल भर के एवरेज निकालेंगे। साल भर के एवरेज का मतलब समझिए कि किसी व्यक्ति का वेतन हो सकता है जनवरी में उसका 50,000 हो, क्योंकि 2 डीए लगते हैं। मान लीजिए वेतन आयोग आ गया तो हो सकता है जो 50,000 सैलरी वाला था, हो सकता है वो लास्ट में 2 डीए के बाद या कोई और वेतन आयोग या एरियर वाला जो भी चीजें होती है, तो वो हो सकता है 70,000 हो जाए। तो अब आप 50,000 का, फिर 55,000 का, फिर 60,000 का, फिर 70,000 का एवरेज निकालेंगे। एवरेज के बाद फिर उसका बेसिक के बाद आप उसकी पेंशन देंगे। जबकि ओपीएस में क्या था? ओपीएस में था लास्ट सैलरी का बेसिक का उसको आधा मिलता था। इसमें भी आपने इसमें चालाकी से चिल्ला तो आपने दिया कि लास्ट बेसिक का हम 50% देंगे, और अगर लास्ट बेसिक 50% आप देंगे तो ओपीएस में भी यही व्यवस्था है, फिर ओपीएस क्यों नहीं? यही तो मैं कह रहा हूं ना। अगर आपकी ईमानदारी है कि आप लास्ट बेसिक का 50% देंगे तो फिर ओपीएस में भी तो यही व्यवस्था थी, उसको आप क्यों नहीं दे रहे हैं? उसे आप क्यों भाग रहे हैं? जब उनसे पूछा गया कि 25 साल की जो उन्होंने बात की है उसको जरा समझा दीजिए और आपका विरोध क्या है वो भी जरा बता दीजिए, तो जानिए विजय कुमार बंधु जी ने क्या कहा। अब 25 साल का, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने आप जो इनके अनुसार जो नियम है कि 10 साल की सर्विस हो जाती है तो हमें उसे न्यूनतम हम 10,000 रुपए की पेंशन हम देंगे। ठीक है, अच्छी बात है। अब वो 20 साल में फुल पेंशन हो जाती थी पुरानी वाली व्यवस्था में। फुल मतलब हुआ कि हमें जो 20 साल हमारी सर्विस होगी तो पेंशन की जो व्यवस्था पुरानी में थी उसमें हमें फुल पेंशन मिलने शुरू होती थी, मतलब ले सकता था। या वो कभी नौकरी से, कुछ ऐसे भी लोग रहे जो 20 साल नौकरी की उसके बाद सेवानिवृत्ति स्वैच्छिक ले लिए, तो अब वो 20 साल में तो व्यवस्था थी, व्यवस्था उसका लाभ लेते थे लोग। अब आपने ड्यूरेशन बढ़ा दिया, 5 साल और बढ़ा दिया, मतलब अब 20 साल में नहीं मिलेगी, अब 25 साल मिलेगी। जबकि आपको मैं बताऊं व्यवहारिक क्या है, आप भी इधर देख रही होंगी, लोगों की एज बढ़ती जा रही है, नौकरियों का जो टाइम पीरियड था वो बढ़ा दिया गया। अभी तो 40-40 साल तक है, कुछ लोगों को छूट के बाद 45 साल होता ही है। अब जो 45 साल या 40 साल में नौकरी करेगा उसका 25 साल ड्यूरेशन कब होगा? इसका मतलब आप उस सारे लोग उस व्यवस्था से बाहर हो गए, तो वो भी समस्या है। और अर्धसैनिक बलों को मेरे पास लगातार फोन आ रहा है, अर्धसैनिक बल तो व्यवस्था में कभी इसका लाभ ले ही नहीं सकता, फुल का कभी नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी 20 साल की सर्विस होती है, तो वो देश की सेवा करने वाला व्यक्ति वैसे भी बाहर हो गया। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, इस कर्मचारी जमात के लिए अच्छा है कि आप नाम बदलने के चक्कर में बार बार ट्राई करने के बजाय एक बहुत ही शानदार योजना जो इस देश में दी जा रही थी, इस देश में व्यवस्था थी, हर आदमी कोई डिमांड है। और एक बात मंत्री जी ने कहा, आपने बहुत अच्छा याद आ गया, मंत्री जी ने कहा एनपीएस से यूपीएस में जाने का विकल्प खुला है। ये हमारा नहीं, मंत्री जी का बयान है, आपने भी देखा होगा। एनपीएस से यूपीएस में जाने का विकल्प खुला है, जो कर्मचारी चाहे तो जाए, चाहे तो न जाए।
एक विकल्प आप यही ओपीएस को दे दीजिए, फिर देश का कर्मचारी जहां जाना चाहे चला जाएगा। आप उसको दे दीजिए कि ओपीएस कौन लोग लेना चाहते हैं, एक विकल्प इसमें से इसमें विकल्प हो सकता है तो उसमें से उसमें विकल्प क्यों नहीं हो सकता है? तो आप विकल्प दीजिए और आपको ना कमेटी बनाना पड़ेगा, ना विशेषज्ञ बैठाना पड़ेगा, ना तमाम तरह की माथा चपची करना पड़ेगा। एक चपरासी इस देश का वो भी विकल्प ओपीएस भरेगा, उतना उसको ज्ञान है जितना देश के अर्थशास्त्री को ज्ञान है, क्योंकि अपना हित हर आदमी को ज्ञान होता है। जब विजय जी के द्वारा मंत्री का जिक्र किए जाने पर पत्रकार ने उनसे पूछा कि मंत्री अश्विनी जी ने एक कमेटी की बात कही है, क्या उस कमेटी की जानकारी आपको थी? क्या आपको संपर्क किया गया था या नहीं किया था? मंत्री जी ने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेंशन से जुड़े मामलों पर डॉक्टर स्वामीनाथन के नेतृत्व में कमेटी गठित की थी, जिसने देश भर में लेबर संगठनों से बातचीत करके और दुनिया के और देशों में मौजूद सिस्टम को समझने के बाद कमेटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सिफारिश की, जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया। अब वो हमारे सामने है। तो क्या संगठनों से या आपके संगठन से इस पर राय ली गई थी? तो जानिए विजय कुमार बंधु जी ने क्या कहा। मेरे संगठन से कोई राय नहीं ली गई। मैंने प्रधानमंत्री जी को समय भी मांगा था मिलने का, और सरकार को मैंने कई बार पत्र लिखा। दुर्भाग्य सिर्फ हमारे से नहीं, जो एनपीएस से पीड़ित हैं, जो संगठन एनएमओपीएस से बड़ा संगठन कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपने देखा होगा, और पूरी लड़ाई एनएमओपीएस के बैनर तले पूरे देश में चल रही है। एक भी संगठन से, एक भी व्यक्ति से जो एनपीएस से पीड़ित लोग जिनको लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई संवाद नहीं किया गया, कोई संवाद। कुछ लोग सेटअप थे, वो पहले से भी एनपीएस की तारीफ कर रहे थे, उन्हीं लोगों से संवाद हुआ। मैं तो ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूं, इतना बड़ा चैनल है देश का, मैं उसके सामने कह रहा हूं, किसी एनपीएस के संगठन कर्मचारियों से कोई संवाद नहीं हुआ है। और अगर संवाद होता तो शायद यूपीएस के बजाय ओपीएस आता एनपीएस कर्मचारी संगठन से, और इससे बड़ा संगठन एनएमओपीएस से बड़ा कोई संगठन नहीं देश के। आज अभी कल हरियाणा में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, महाराष्ट्र में लगातार हमारा कार्यक्रम चला, पूरे देश के कोने कोने में हम लड़ रहे हैं, और चर्चा किसी और से हो रही है। कोई चर्चा नहीं हुई है किसी संगठन से, एनपीएस पीड़ित से कोई चर्चा नहीं की गई है। और ये दुर्भाग्य, जिसके लिए हम लागू कर रहे हैं उसकी राय, हम मरीज को दवा दे रहे हैं, लेकिन मरीज को जो दवा दे रहे हैं उससे कोई हम कंसल्ट नहीं कर रहे हैं। बस दूसरे मरीज से पूछ रहे हैं कि भाई आप बताओ, उसको दूसरी बीमारी है, जो एनपीएस वाला बीमारी है उसको दूसरी बीमारी है, उस बीमारी से, एनपीएस वाली बीमारी से आप बातें नहीं कर रहे हैं। कोई कंसल्ट नहीं हुआ, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और 1 करोड़ से ज्यादा एनपीएस कर्मचारी एनपीएस यूपीएस दोनों से नाराज है, और हमारी लड़ाई आगे जारी रहेगी। जब पत्रकार ने विजय बंधु जी से पूछा कि जो ये नई व्यवस्था आई है, इसमें ऐसी कौन सी अच्छाइयाँ हैं जो आपको लगी, चाहे 1 या 2 बिंदु जो भी हों, तो देखिए विजय बंधु जी ने इस प्रश्न का जवाब किस प्रकार से दिया। नहीं, हम कहते सही ये लगा कि जो हमारे देश के टैक्स पेयर का पैसा व्यापारियों के पास 14% जा रहा था, वो 18.5% हो गया। यही सही है। जो मांग रहे थे उनको नहीं मिला, जिनको नहीं मांग रहे थे उनको आप 4.5% इस देश के टैक्स पेयर का पैसा और आपने दे दिया। यही सही है। जब पत्रकार ने विजय बंधु जी से पूछा कि यूपीएस में क्या अच्छा है, इसे लेकर आज एक्सपर्ट ने भी राय दी है। कुछ लोगों ने कहा है कि इसमें शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से कर्मचारियों को कवर दिया गया है। अभी तक एनपीएस के निवेश पर अच्छा रिटर्न आ रहा है, परंतु भविष्य में किसी प्राकृतिक आपदा या मंदी के चलते बाजार गिर जाता है तो उस स्थिति में सरकार एक निश्चित पेंशन की गारंटी दे रही है। और एक एक्सपर्ट ने यहाँ तक कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारी से अंशदान नहीं लिया जाता है, इसलिए वो सरकार पर एक बड़ा बोझा था। हालांकि यूपीएस में रिटायरमेंट के बाद पैसे निकालने के प्रावधानों पर अभी स्पष्टता नहीं है। तो आप इन बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? तो जानिए विजय बंधु जी ने क्या कहा। मैं ये कह रहा हूं कि जिन व्यक्तियों के लिए व्यवस्था लाई जा रही है, अगर उनसे संवाद कर लेने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। हमसे बात होती है, हम अपनी बात रखते हैं कि ये समस्या है, ये दिक्कत है। दूसरा मैं कह रहा हूं, स्पर्ट लोग हैं इस देश में, अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं दी जाती। एक भी स्पर्ट का आज तक मैंने बयान नहीं सुना। इस देश में नेता 4-4 पेंशन लेता है, उस पर किसी स्पर्ट का बयान नहीं आया। इस देश में हजारों करोड़ रुपए का भत्ता और सुविधा लेते हैं नेता, उस पर कोई स्पर्ट का बयान नहीं आया। स्पर्ट का बयान एक आम कर्मचारी के लिए बहुत जल्दी आ जाता है, और एक अर्धसैनिक बल के लिए एक भी हमने आज तक नहीं सुना किसी स्पर्ट को। भाई आपसे भी हम आपसे पूछें, हर व्यक्ति यही कहेगा कि इस देश का सबसे पहला हकदार पुरानी पेंशन का इस देश का अर्धसैनिक बल है, उसको आप दे दीजिए। नहीं दिया जाता। मेरा इतना निवेदन है, अगर हमने 20 साल, 25 साल, 30 साल सेवाएं दिया है,
किसी विभाग को, इस देश को, तो हम दूसरे के यहाँ हाथ फैलाने जाएं, इस सरकार के लिए तौहीन की बात है। और मैं कहता हूं, आपको अगर इतना भार लग रहा है तो ओपीएस जैसी व्यवस्था में जो सामाजिक सुरक्षा की एक्चुअल बात है, अगर मैं बात करूं सोशल सिक्योरिटी, उसका नाम आते ही मान ओपीएस आ जाता है। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं बिल्कुल इस बात से, कोई भी स्पष्ट हमारे पास आए, मैं बिल्कुल इंतफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं उसी देश में रहता हूं जिस देश में एक दिन के 1 घंटे की रैली में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। हम उसी देश में रहते हैं जिसमें अरबों अरबों घोटाले होते हैं। हम उसी देश में रहते हैं जिस देश में उद्योगपतियों का हजारों हजारों करोड़ रुपए माफ कर दिया जाता है। इसलिए पैसे की कोई समस्या नहीं है इस देश में। हम डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या है, नीयत की समस्या है। अच्छा ये बताएं आप, अगर पैसे की समस्या है तो एक व्यक्ति 4 पेंशन कैसे ले सकता है? और अगर राष्ट्रभक्ति बहुत ज्यादा है तो सबसे पहले नेता लोग अपनी पेंशन छोड़ दे। एक नेता अपनी पेंशन नहीं छोड़ा है। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, हम सारे लोगों की बात कर रहा हूं, वो सत्ता हो या विपक्ष हो, सांसद हो, विधायक हो, सबकी बात कर रहा हूं। देशभक्ति की बात सिर्फ आम कर्मचारियों के साथ होगी। आप एक पेंशन कोई छोड़ने को तैयार नहीं, एक सुविधा छोड़ने को तैयार नहीं, बल्कि सुविधा बढ़ाने की बात हो रही है। अभी आपको जानकारी लिए बता दूं, राजस्थान सरकार ने क्या किया कि हर बार बजट प्रस्ताव लाना पड़ता था विधायकों सांसदों के वेतन भत्ते के लिए। राजस्थान सरकार ने क्या किया कि बार बार प्रस्ताव लाना ठीक नहीं है, इसको ऐसा कंटिन्यू कर दिया जाए, वो बराबर बढ़ता रहेगा। तब एक बार भी नहीं पाता हुई कि पैसे की दिक्कत है, पैसे की कोई दिक्कत। और दिक्कत अगर है, ये गार्जियन, सरकार हमारी गार्जियन होती है, हमारी सेवा सुरक्षा की उसकी जिम्मेदारी होती है, और हम सरकार के आंख नाक कान होते हैं। सरकार की जितनी योजनाएं आती हैं उसको उतारने का काम हम ही करते हैं। हमारे हाथों से 10-10 पेंशन दी जाती है लोगों को, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, गरीब पेंशन, ये पेंशन, वो पेंशन, दुनिया भर की पेंशन, और जिसके हाथ से दी जाती है उसको पेंशन देने में तकलीफ है। और टैक्स हम देते हैं, हम वेतन का टैक्स देते हैं। और मैं बता रहा हूं, सरकारी कर्मचारी ईमानदारी से अपने वेतन का टैक्स पेयर है, टैक्स देता है। तमाम लोग नहीं दे पाते हैं। आज भी परसेंटेज आप उठा देख लेंगे टैक्स पेयर कितने हैं, उसमें सबसे अधिकतम सरकारी कर्मचारी का है। उसके बाद भी आपको सुरक्षा देने में उसको दिक्कत आ रही। डीए आज तक हमारा नहीं मिला। कोरोना काल का जिस दौरान में सर्वश्रेष्ठ हमने काम किया, उस दौरान में हमारे डीए अभी तक रुका हुआ है। पैसे सिर्फ इसलिए हैं कि हम डीए नहीं दे सकते, पैसे इसलिए नहीं है कि हम सामाजिक सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। और अगर इंडेक्स की बात करें पूरी दुनिया की, भाई बताओ, ये पूरी दुनिया का आपने देखा, पूरी दुनिया का इंडेक्स देखिए सामाजिक सुरक्षा में 44 देशों में 41वें जगह पे हम खड़े हैं। हम कौन सी सामाजिक सुरक्षा दे रहे हैं? जी। जब पत्रकार ने पूछा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपीएस के यू को मोदी सरकार का यू टर्न बताया है, तो क्या आपको भी यह सरकार का यू टर्न लगता है? तो विजय बंधु जी ने कुछ इस प्रकार से जवाब दिया। नहीं, मैं कहता हूं अगर यू टर्न हो और अच्छे के लिए हो, एनपीएस से यू टर्न ले ओपीएस पे आ जाए, स्वागत है। मैं कह रहा हूं, मैं पहला व्यक्ति हूं इस सरकार का स्वागत करूंगा। एनपीएस से यू टर्न लेकर ओपीएस पे आ जाए, उस पर आ जाए। और रही बात कांग्रेस के अध्यक्ष की, तो मैं बहुत क्लियर कट हूं। वो हमारे पक्ष में है, हमारे मुद्दे के पक्ष में, अच्छी बात है। लेकिन मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, तेलंगाना में, कर्नाटका में आपकी सरकार है, आप जब डिबेट में, आप जब बयान में पुरानी पेंशन की तरफदारी करते हैं, तो देश का पढ़ा लिखा नौजवान कहता है तेलंगाना में, कर्नाटका में अभी तक पुरानी पेंशन क्यों नहीं लागू की गई? ये भी सवाल है मेरा, खड़गे जी से सवाल है मेरा। और आपके माननीय राहुल गांधी जी, इतने बड़े मुद्दे पर अभी तक उनका कोई जुबान नहीं खुली, क्यों नहीं खुली है? ओपीएस पर राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट अभी तक क्यों नहीं आया? आप तमाम सारे मुद्दों बोलते रहते हैं, देश के लाखों करोड़ों कर्मचारियों के मुद्दे पर आप शांत हैं, क्यों शांत हैं? मेरा विषय सत्ता और विपक्ष नहीं है, लेकिन अगर सत्ता गलत करेगी तो मैं बताऊंगा, विपक्ष जनता की आवाज नहीं बनेगी तो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि हमारा मकसद हमारी पुरानी पेंशन है। ये दें वो दें, वो मेरा विषय नहीं है, मुझे चाहिए पुरानी पेंशन। जब पत्रकार ने पूछा कि हालांकि खड़गे जी ने यू टर्न की बात की है यूपीएस में, लेकिन कांग्रेस ने यूपीएस का विरोध नहीं किया है, हमने देखा है कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में ओपीएस लागू करने का काम किया गया है। अब राहुल गांधी जबकि नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐसे में सीधे सीधे आप उन्हें कुछ कहना चाहें। जब सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम ले आई है, क्या समर्थन की मांग आप करेंगे कांग्रेस पार्टी से कि वो आपकी तरफ समर्थन करे आपका? तो जानिए विजय बंधु जी ने अपने अंदाज में क्या कहा। जी बिल्कुल, मैं बहुत क्लियर हूं। मैं बताना चाहता हूं, मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को उस समय तत्कालीन जो पुरानी पेंशन बहाल की, गहलोत जी का, और मैं भूपेश बघेल जी का, और हिमाचल के मुख्यमंत्री जी का
सुक्खू साहब का मैं धन्यवाद देता हूं। प्रदेश के राज्य सरकारों ने इस पर एक निर्णय लिया और एक स्पष्ट नजरिया दिया और उसकी बदौलत 3 राज्यों के अंदर पुरानी पेंशन बहाल हुई और झारखंड के मुख्यमंत्री जो तारीफ करूंगा उन्होंने दिया। लेकिन जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है, मैं बहुत जिम्मेदारी साथ कह रहा हूं, शायद इस मुद्दे पर कंफ्यूज है और पब्लिक स्टैंड में आने के लिए मीडिया में बैठकर बोल देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब तक राहुल गांधी का बयान नहीं आता, इसका मतलब कि ओपीएस पे वो भी कंफ्यूज है और ये कांग्रेस के लिए बहुत नुकसानदेह होगी। और इसमें निश्चित रूप से आज पूरा देश का कर्मचारी उम्मीद कर रहा है कि जब हमारे साथ चीटिंग हो रही है, जब हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है, तो उनको खुल करके सामने आना चाहिए। हमें पुरानी पेंशन देने की पैरोकारी विपक्ष के नेता का काम है। विपक्ष के नेता का काम है जनता की आवाज को बुलंद करना। और अभी तक फिलहाल ओपीएस पर राहुल गांधी जी का कोई बयान ना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब पत्रकार ने विजय बंधु जी से पूछा कि कुछ साल पहले कांग्रेस से इस मसले पर आपकी बातचीत हुई थी, तो क्या बातचीत हो पाई थी, तो जाने विजय जी ने क्या कहा। मैं कांग्रेस पार्टी से बात नहीं कर रहा हूं। मैंने तो कोई ऐसी पार्टी नहीं इस देश की जिसके पास मैंने गया हूं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कम्युनिस्ट पार्टियां हो। मैंने सारे लोगों को पत्र लिखा और जिनसे जिनसे संभव हो पाया सबसे मुलाकात करके मैं निवेदन किया। मैंने राहुल गांधी से भी कई बार मुलाकात किया, मैंने उनसे भी निवेदन किया। मैं सारी राजनीतिक दलों से मिला क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमारा दर्द है तो वहीं से हल होना है, तो मैं उससे मिलूंगा, अपनी बात कहूंगा। और तमाम लोगों ने हमारे साथ दिया, तमाम लोगों ने अपना स्टैंड क्लियर किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप विपक्ष में हैं तो आपकी भूमिका बढ़ जाती है। हम जानते हैं लोकतंत्र में सत्ता का जितना काम है उससे ज्यादा काम विपक्ष का होता है। क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का छात्र भी हूं तो मुझे ये बात जानकारी है अच्छी तरीके से। विपक्ष का काम जनता की आवाज में आवाज उठाना, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो या तो आप क्लियर नहीं हो, क्योंकि कर्नाटका, आप हिमाचल में वही व्यवस्था लागू कर सकते हो, कर्नाटका में नहीं लागू करोगे, ये क्यों भाई? ऐसा क्यों? आप राजस्थान में लागू करोगे, आप तेलंगाना में नहीं लागू करोगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व इस विषय पर असमंजस में हो और उसे खुल करके पुरानी पेंशन के पक्ष में पैरोकारी करनी पड़ेगी, और सिर्फ पैरोकारी मुंह से नहीं, लड़ना पड़ेगा। अगर आप उम्मीद करते हैं तो आपको भी जनता के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और ये देश का जो 1 करोड़ कर्मचारी एनपीएस का है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कोई छोटा मोटा नहीं है, ये लेमैन नहीं है, पढ़ा लिखा है। और एक एक के पीछे 10-10 का 5-5 का परिवार है, करोड़ों लोग इसके साथ है, इस मुद्दे के साथ में। हम जब पेंशन पाते तो हम अकेले नहीं है, हमारा पूरा परिवार उसी चलता है, तो पूरा परिवार हमारे साथ खड़ा होता है। आने वाले समय में इसमें तमाम सारे वो लोग भी खड़े हो रहे हैं जो रिटायर हो गए एनपीएस में, वो अब अपनी बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। तो ये लड़ाई बड़ी है, व्यापक है, और हमारा एनएमओपीएस हटेवा का बिल्कुल क्लियर कट है। हमें ना एनपीएस पसंद है ना यूपीएस पसंद है, हमारी पसंद ओपीएस है और हम इसके लिए संघर्ष करेंगे, आगामी रणनीति बनाएंगे और इस आंदोलन को और बड़ा और तेज करेंगे। किसी लब्बो लुआब में हम नहीं आएंगे। और जो लोग ओपीएस पाते हुए एनपीएस या यूपीएस की पैरोकारी कर रहे हैं, आज पूरे शिक्षक कर्मचारी समाज में उनकी थू थू हो रही है।